आज हमने बात करनी है रीनल मोर्फोलॉजीज़ की। और रीनल मोर्फोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ग्लोमेरुलर डिजीज़ है। तो ग्लोमेरुलर डिजीज़ की मोर्फोलॉजी समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको नॉर्मल ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर समझ आ जाए कि जब आप माइक्रोस्कोप में नॉर्मल ग्लोमेरुलस को देखते हो तो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आता है। यहाँ पर ये सारा बंच ऑफ कैपिलरीज है, इसमें कैपिलरीज है सारी, एंडोथेलियल सेल्स हैं जो कैपिलरी को लाइन करें, और मेसेंजियल सेल्स हैं। उसके बाद ये वुमेन स्पेस है, ठीक है। वुमेन स्पेस के बाद ये जो वुमेन स्पेस को लाइन किया हुआ है ये वुमेन कैप्सूल ने लाइन किया हुआ है। तो इस तरह से आपको नॉर्मल ग्लोमेरुलस नजर आता है। और यहाँ पर आपको एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियूल्स नजर आ रहे हैं। एफरेंट आर्ट्रियूल वो होता है जो ब्लड लेकर आ रहा है ग्लोमेरुलस की तरफ, और इफरेंट आर्ट्रियूल वो है कि जब ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो जाती है तो जो बाकी ब्लड है वो इफरेंट की मदद से चला जाता है यहाँ से, ठीक है, ग्लोमेरुलस से। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। अब आपके पास ना ग्लोमेरुलर डिजीज में क्या होना है, या एंडो कैपिलरी प्रोलिफरेशन होनी है या एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन होनी है। एंडो कैपिलरी प्रोलिफरेशन में क्या होना है कि ये जो सारा मैस आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर, वुमेन स्पेस से पहले वाला ये सारा मैस, इसमें प्रोलिफ्रेशन होनी है। एंडोथेलियल सेल ने प्रोलिफरेट करना है, मेसेंजियल सेल ने प्रोलिफरेट करना है, और कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आ जाने हैं जैसे मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स वगैरह, उन्होंने भी यहाँ आकर प्रोलिफरेट करना है। तो वो सारी होगी एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन। यहाँ पर ये जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं ना ब्लू ब्लू, अभी तो ये कम है, लेकिन जब प्रोलिफरेशन होगी तो इस सेल्स का नंबर बहुत इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ एक्स्ट्रा कैपिलरी की, तो उसमें क्या होगा कि जो वुमेन स्पेस है ना इसमें पूरी प्रोलिफरेशन होगी। यहाँ पर सेल्स आपको नजर आएंगे और उसको कहते हैं क्रीसेंट फॉर्मेशन। तो इस तरह से पूरा क्रीसेंट बन जाएगा, क्योंकि ये वुमेन स्पेस हमें माइक्रोस्कोप पे नजर इस तरह से आती है, क्रीसेंट शेप। तो जब इसमें प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है तो वो भी हम उसको भी कह देते हैं कि क्रीसेंटेरिक, क्योंकि प्रोलिफरेशन इसी स्पेस में हो रही है तो वो क्रीसेंटेरिक हमें व्यू मिलता है, ठीक है। क्रीसेंटेरिक व्यू इसलिए क्योंकि इस साइड पे तो एफरंट और इफरंट आर्ट्रियूल्स हैं, ठीक है। तो स्पेस सिर्फ एक साइड पे है जिस साइड पर हमें क्रीसेंटेरिक प्रोलिफरेशन नजर आएगा। ओके इस पूरे को रीनल कॉर्पसल कहते हैं। रीनल कॉर्पसल का क्या मतलब है, इसमें ग्लोमेरुलस भी आ जाएगा और आपका ये वुमेन कैप्सूल भी आ जाएगा। चले उसके बाद अब मैंने कहा कि दो तरह की प्रोलिफरेशन होती है, एंडोकैपिलरी होती है या एक्स्ट्राकैपिलरी होती है। एंडोकैपिलरी में क्या होगा, सेलुलर प्रोलिफरेशन जो है वो मेसेंजियल एरिया को अफेक्ट करेगी, मेसेंजियल एरिया की प्रोलिफरेशन होगी, और कैपिलरी के ल्यूमन को अफेक्ट करेगी। क्योंकि प्रोलिफरेशन कर कौन रहा है, मेसेंजियल सेल प्रोलिफरेट करें, एंडोथेलियल सेल्स कैपिलरी की प्रोलिफरेट करें, और कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो यहाँ पर आ गए वो प्रोलिफरेट करें। तो इस एरिया में प्रोलिफरेशन हो रही है, इस एरिया में सेल्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो सारा एरिया, वुमेन कैप्सूल में कुछ नहीं हो रहा और वुमेन स्पेस में भी कुछ नहीं हो रहा। अब एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन में क्या होगा कि जो कैपिलरी का ल्यूमन है वो ओक्लूड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कंपेरिजन आपको दिखाया हुआ है कि ये जो है ना ये आपके पास नॉर्मल है, ये आपके पास नॉर्मल ग्लोमेरुलस। इसमें आपको दिखाया है कि सेल्स का नंबर कम है, मतलब इतने ज़्यादा सेल नहीं है। लेकिन जब प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है तो इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा सेल्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है ना वो भी इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं और वो भी आके प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं। तो आपने याद रखना है कि एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन में क्या होगा कि कैपिलरीज का ल्यूमन इंक्लूड होगा, जो कैपिलरीज के सेल हैं, जो मेसेंजियल सेल्स हैं, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ये सारे यहाँ पर प्रोलिफरेट करेंगे। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन की। तो एक्स्ट्रा कैपिलरी में क्या होता है, सेलुलर और फिब्रस प्रोलिफरेशन दैट ऑक्युपाइज द वुमेन स्पेस। ये वो वाली प्रोलिफरेशन है जो इस स्पेस को, ये जो वुमेन स्पेस है ना जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये वाली जो स्पेस है, इस स्पेस में जो प्रोलिफरेशन होगी उसको कहेंगे एक्स्ट्रा कैपिलरी, ठीक है। अच्छा इसमें होगा क्या कि जो सेल प्रोलिफरेशन है वो यहाँ पर स्पेस में क्यों हो रही है, क्योंकि कैपिलरी वॉल का रप्चर हो गया और जो सेल हैं वो सारे चले गए बाहर इस यूरिनरी स्पेस में, यानी वुमेन स्पेस में। और बाद में यहाँ पर क्या होगा कि पॉलीमराइज्ड फिब्रिन आ जाएगी। जो फिब्रिन है वो पॉलीमराइज्ड फॉर्म में यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स का रप्चर हो गया तो फिब्रिन भी वहाँ से बाहर आ गई है और सारी प्रोलिफरेशन अब एक्स्ट्रा कैपिलरी स्पेस में हो रही है। तो बस आपको मेन इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपसे कोई पेपर में पूछेगा कि एक्स्ट्रा कैपिलरी क्या है, एंडो कैपिलरी क्या है। लेकिन जब आगे आपने मोर्फोलॉजी समझनी है ना, तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे तो वहां पर आपको आसानी होगी। अच्छा अब ये एक्स्ट्रा कैपिलरी की इमेज ऐड की थी, आपने कैसे इसको रिकॉग्नाइज करना है कि ये एक्स्ट्रा कैपिलरी है या एंडो कैपिलरी। आपने सबसे पहले एफरेंट डिफरेंट आर्टरीज देख ली, अब आपने पूरा वो कैपिलरी का मैस देखना है। अगर आपको उस कैपिलरी के मैस और वुमेन कैप्सूल के दरमियान भी कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर कैपिलरी का मैस है ना, तो यहाँ पर आपको इतने ज्यादा सेल्स नजर आ रहे हैं, ये सारे वुमेन स्पेस के सेल्स हैं और ये क्रिसेंटेरिक शेप होंगे, ठीक है। क्रिसेंटेरिक स्पेस इसीलिए क्योंकि वुमेन स्पेस ही क्रिसेंट शेप होती है, तो आप उसको एक्स्ट्रा कैपिलरी लेबल कर दोगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये जो एरिया है इसमें सेल्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है और वुमेन स्पेस बिल्कुल नॉर्मल है, इंटैक्ट है, वहां पर कोई सेल नहीं है, तो फिर वो एंडो कैपिलरी होगी। अच्छा ये जो है एक्स्ट्रा कैपिलरी की एक फॉर्म दिखाई हुई है आपको, इसको कहते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वैसे इसको आगे भी हमने देखना है डिटेल में, इसकी मोर्फोलॉजी देखनी है, लेकिन जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है इसको क्रिसेंटेरिक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, रैपिडली प्रोग्रेसिव इसलिए होती है क्योंकि बहुत जल्दी किडनी का जो है वो फेलियर हो जाता है और किडनी अपना फंक्शन छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो किडनी का फंक्शनिंग पार्ट है, जिसका पैरेन्काइमा है, जो उसका फंक्शनल यूनिट है, वो होता है उसका ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब जब रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता हो कि इसमें होती है एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन।
अब जब मैंने वर्ड बोला एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन, तो आगे आपको खुद समझ आ जानी चाहिए सारी कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो वुमेन स्पेस है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो वुमेन स्पेस है ये वाली, यहाँ पर प्रोलिफरेशन होगी। ये आपको जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाई थी ना माइक्रोस्कोपिक इमेज, उसको यहीं पर अप्लाई करें। ये सारा है आपका वो वाला सेंट्रल मैस जिसमें आर्टरीज हैं, सॉरी कैपिलरीज हैं और मेसेंजियल सेल्स हैं, ठीक है। और ये सारी जो है ये वाली, ये आपकी वुमेन स्पेस है। तो होगा क्या इस डिजीज में, रैपिडली प्रोग्रेसिव में क्या होगा कि क्रिसेंट बनना शुरू हो गया है, यानी वुमेन स्पेस में प्रोलिफरेशन शुरू हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये देखें इतनी ज़्यादा ये इंक्रीज करती जा रही है प्रोलिफरेशन कि इसने कंप्रेस कर दिया सारे ग्लोमेरुलाई को, कंप्रेस कर दिया, और एट द एंड आपको यहाँ पर ग्लोमेरुलाई की नेक्रोसिस हो गई है, डेथ हो गई, और यहाँ पर आपको कोई ग्लोमेरुलस नजर नहीं आ रहा, सारी की सारी प्रोलिफरेटिव सेल्स आ गए हैं, फिब्रिन आ गए। तो अब क्या किडनी अपना फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो फंक्शनिंग यूनिट था, जो उसका ग्लोमेरुलस था, वो तो सारा गायब हो गया, यहाँ पर सारे प्रोलिफरेटिंग सेल्स आ गए। तो इसीलिए बहुत जल्दी ये सारा सीक्वेंस चलता है, और विदन डेज क्या होता है कि उस पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है। तो उसको कहते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब आपको याद रहेगा हमेशा कि इसमें एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन होती है, जिसकी वजह से इस तरह से बहुत जल्दी जो है वो ग्लोमेरुलस अपना फंक्शन छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फर्स्ट स्टेज पे क्या है कि मेसेंजियल और एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुई है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कैपिलरी रप्चर कर जाती है, तो क्रिसेंट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है एक्स्ट्रा कैपिलरी, ठीक है। अब क्रिसेंट जो है वो ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल को करते हैं कंप्रेस। जब वो कंप्रेस होते हैं तो ग्लोमेरुलस जो है वो खत्म हो जाते हैं, उनको रिप्लेस कर लेता है फिब्रस टिश्यू। अच्छा आगे ये इंट्रा कैपिलरी और एक्स्ट्रा कैपिलरी का ही कंपेरिजन है। इंट्रा कैपिलरी में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्रीसेंट कहीं नजर नहीं आता, सिर्फ वो जो सेंट्रल मैस होते हैं ना उसी में सेल्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है, और वो जो सेंट्रल मैस है ना वही डिस्टेंड हो जाता है, डायलेट कर जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा कैपिलरी में मैस तो यहीं पे खत्म हो जाता है, और इवन मैस कंप्रेस हो जाता है, वो जो सेंट्रल कैपिलरी का बंच था, और साइडों पे आपको एक पूरा क्रीसेंट नजर आता है। ये जो सारा क्रीसेंट है ना, ये होता है आपके पास एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन, ठीक है। ये जो आपको नजर, ये वाला सारा, ये एक्स्ट्रा की पिलरी प्रोलिफरेशन है, ये सारा क्रीसेंट बना हुआ है, ठीक है। मैंने आपको इतने सारे इसलिए इमेजेस दिखाए हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमेशा याद रहे। अच्छा, ये जो इंट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन है इसको प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा कैपिलरी है उसको क्रीसेंट भी कहते हैं। चलें आगे, सबसे पहले जिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की हमने बात करनी है दैट इज पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पोस्ट इन्फेक्शियस का क्या मतलब है? इसको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल भी कहते हैं। इसमें ही होता है कि स्ट्रेप्टोकोकाई का कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, लाइक फ्रेंजाइटिस हुआ था, उसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेप्टोकोकाई के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। अब वो एंटीबॉडीज किडनीज में आ जाती हैं, ग्लोमेरुलाई में आ जाती हैं, यहाँ पर डिपोजिट होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ना जब ग्लोमेरुलर डिजीज की मोर्फोलॉजी याद करनी होती है ना, तो हमने लाइट माइक्रोस्कोपी का बताना होता है कि लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें क्या नजर आएगा, फिर हमने फ्लोरेसेंस का भी बताना होता है, और एट द एंड हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने 3 हेडिंग्स में इसकी मोर्फोलॉजी बतानी होती है ग्लोमेरुलर डिजीज की। तो पोस्ट इन्फेक्शियस की अगर बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोपी में आपको डिफ्यूज एंडो कैपिलरी प्रोलिफरेशन नजर आएगी, यानी कि कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स, मेसेंजियल सेल्स और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं ये प्रोलिफरेट करेंगे, तो एंडो कैपिलरी प्रोलिफरेशन नजर आएगी। ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, एंडो कैपिलरी प्रोलिफरेशन है तो ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन तो हो गई। अच्छा, फ्लोरेसेंस पे आपको क्या नजर आएगा? ग्रेन्यूलर। अब ग्रेन्यूलर और लीनियर में क्या डिफरेंस है? फ्लोरेसेंस पे ग्रेन्यूलर तब नजर आता है जब पूरे के पूरे इम्यून कॉम्प्लेक्स आके डिपॉजिट हुए हो, ठीक है। जब पूरे का पूरा इम्यून कॉम्प्लेक्स आके डिपॉजिट होगा ग्लोमेरुलाई में तो आपको ग्रेन्यूलर इमेज नजर आएगा, ग्रेन्यूलर व्यू आएगा फ्लोरेसेंस पे। लेकिन अगर सिर्फ एंटीबॉडीज आके डिपॉजिट हुई हैं, लाइक एंटीबॉडीज बन गई हैं, जो आपकी जीबीएम है, जो आपकी ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी है, और सिर्फ एंटीबॉडीज आकर डिपॉजिट हो गई हैं ग्लोमेरुलर में, तब आपको फ्लोरेसेंस पे लीनियर इमेज मिलेगा, इस तरह जब सिर्फ एंटीबॉडीज आई हैं। लेकिन जब पूरे का पूरा इम्यून कॉम्प्लेक्स आके डिपॉजिट होगा तब ग्रेन्यूलर। तो पोस्ट इन्फेक्शियस में क्योंकि जो एंटीजन है वो जीबीएम का नहीं है बल्कि वो आपके स्ट्रेप्टोकोकाई का है, तो आपने वहां से याद रखना है कि पूरे का पूरा जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है जिसमें ग्रेन्यूलर आईजीजी आ जाता है और C3 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको फ्लोरेसेंस में ग्रेन्यूलर व्यू मिलेगा। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो सिंपली इसमें आपको सब एपिथेलियल हम्प्स नजर आते हैं। सब एपिथेलियल हम्प्स का क्या मतलब है? जैसे ये देखें, ये नॉर्मल कैपिलरी थी, ठीक है, नॉर्मल थी, ये आपको पोडोसाइट्स नजर आ रहे हैं, और ये सारा वो जो मैंने आपको ग्लोमेरुलर का स्ट्रक्चर दिखाया था कैपिलरी है वो, और ये आपको मेसेंजियल सेल नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है सारा। अब देखें कि इसमें पोस्ट इन्फेक्शियस में क्या होगा कि यहाँ पर आपको ये जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं ना, ये वाले डॉट्स, ये आपके इम्यून कॉम्प्लेक्स हैं,
और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स आके यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं। जब इम्यून कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं जीबीएम पे आके, तो आपको सब एपिथेलियल हम्प्स नजर आ रहे हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक इमेज नहीं है, ये तो वैसे ही बनाया गया है ना हमें समझाने के लिए। जो माइक्रोस्कोपिक इमेज है वैसा नजर आएगा। क्या आपको नजर आ रहा है? इस तरह से आपको हम्प्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है। एपिथेलियम में आपको हम्प्स नजर आएंगे और ये सब एपिथेलियल होंगे। तो यहाँ से हमें समझ आ जाएगा कि ये पोस्ट इन्फेक्शियस है, क्योंकि पूरे के पूरे इम्यून कॉम्प्लेक्स आके डिपॉजिट है। फिर हम फ्लोरेसेंस में देखेंगे तो हमें ग्रैन्युलर जो है वो व्यू मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ ये भी नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें एंडोकेपिलरी प्रोलिफरेशन होती है, तो इसमें आपको न्यूट्रोफिल्स भी नजर आएंगे। जो आपके ग्लोमेरुलस के पिलरीज हैं वहां पर आपको उनके ल्यूमन में आपको न्यूट्रोफिल्स भी नजर आएंगे, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह से नजर आते हैं। और ये जो इमेज बनाया गया इसमें भी हम इन्होंने यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स दिखाए हुए हैं। तो आपको न्यूट्रोफिल्स नजर आएंगे। दूसरा आपको सब एपिथेलियल हम्प्स नजर आएंगे। ये भी देखें, यहाँ पर भी आपको नजर आ रही है सब एपिथेलियल हम्प्स। तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है। इसको रिवाइज कर लेते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी पे सिंपली हमें एंडोकेपिलरी प्रोलिफरेशन नजर आ रही है, ल्यूकोसाइट। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं तो हमें सब एपिथेलियल हम्प्स नजर आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फ्लोरेसेंस पे हमें ग्रैन्युलर मिलता है। और कह रहा है कि अगर डिजीज अर्ली स्टेज में हो तो हम्प्स जो हैं या जो डिपॉजिट्स हैं वो सब एंडोथीलियल भी हो सकते हैं। लेकिन जब डिजीज प्रोग्रेस कर जाती है, एडवांस हो जाती है, तो फिर सब एपिथेलियल हम्प्स होती हैं, ठीक है। एंडोथीलियल और एपिथेलियल में क्या फर्क है? आप लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट होगा। एंडोथीलियल होती है कि जो लाइन कैपिलरी को लाइन करी है ना, लाइक ये आपकी कैपिलरी की लाइनिंग है, ठीक है, ये एंडोथीलियल है। उसके बाद यहाँ पर आती है जीबीएम, बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं पोडोसाइट। तो ये जो पोडोसाइट होते हैं ये हमारी एपिथेलियम होती है, और ये जो एंडोथीलियम है ये आपकी कैपिलरी की एंडोथीलियम होती है। तो यूजुअली आपको जो इसमें पोस्ट इन्फेक्शियस में क्या होगा कि जो हम्प्स मिलेंगे वो यहाँ पर मिलेंगे एपिथेलियम में, पोडोसाइट में, सब एपिथेलियल, ठीक है। लेकिन अर्ली स्टेजेस में यहाँ पर भी मिल सकते हैं। तो इसको डिटेल में मैंने बता दिए। नेक्स्ट जो है वो क्रिसेंटेरी की बात करते हैं। क्रिसेंटेरी की बात हमने स्टार्टिंग में भी की थी। क्रिसेंटेरी कौन सा था कि वो जो आपको दिखाया था ना कि रैपिडली प्रोग्रेसिव, उसका दूसरा नाम ही क्रिसेंटेरिक होता है। अब इसमें क्या देखा था कि इसमें एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन हो रही थी। लेकिन इसकी ना 3 टाइप्स होती हैं। इसके 3 टाइप्स जो है ये बार बार पेपर में आई हुई है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। अब ये किस बेस पे टाइप्स हमने बनाई है? हमने ना फ्लोरेसेंस की बेस पे टाइप्स बनाई कि हमें जब हम फ्लोरेसेंस में देखते हैं ना तो हमें किस तरह से इसका व्यू मिलता है। ये देखें, तो हमें 3 तरह के व्यू मिल रहे होते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे। तो उसकी बेस पे हमने इसकी 3 टाइप्स बना ली। इसकी पहली टाइप है एंटी जीबीएम, यानी वो वाली डिजीज है, ये वो वाली टाइप है जिसमें जो जीबीएम है, जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आती हैं और आके डिपॉजिट हो जाती है। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बता दी कि अगर जीबीएम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज आएंगी और आके इस तरह से डिपॉजिट हो जाएंगी तो आपको लीनियर व्यू मिलेगा, क्योंकि तब इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ एंटीबॉडीज है। ग्रेन्यूलर जो है वो सेकेंड टाइप है, और इसमें क्या होता है कि पूरे का पूरा इम्यून कॉम्प्लेक्स आके डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो जिस तरह से पोस्ट इन्फेक्शियस में हो रहा था ना, इसकी टाइप 2 में वैसे होता है, पूरे का पूरा इम्यून कॉम्प्लेक्स आके डिपॉजिट होता है, इसलिए आपको ग्रेन्युलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलेगी। और जो थर्ड वन इसकी टाइप है ना, वो बहुत मजे की है कि उसमें ना आपको लीनियर मिलता है ना आपको ग्रेन्युलर व्यू मिलता है, आपको नेगेटिव, मतलब कुछ नजर ही नहीं आएगा इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे। तो ये जो होती है इसमें वेस्कुलाइटिस से यूजुअली एसोसिएटेड होती है, और ये टाइप 3 है, ठीक है। तो 3 टाइप्स हो गई, लीनियर, ग्रेन्युलर और नेगेटिव। वापस उधर चलते हैं जहां से हम इसको रीड करने लगे। तो टाइप 1 में क्या, एंटी जीबीएम, एंटी ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन, जैसे मैंने भी आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस में दिखाया, इसमें आपको लीनियर डिपॉजिट नजर आएंगे आईजीजी के। अगर सेकंड की बात करें तो उसमें पूरे के पूरे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं, इसलिए आपको ग्रेन्युलर डिपॉजिट नजर आएंगे। अगर टाइप 3 की बात करें तो उसको पॉसी इम्यून कहते हैं। उसमें क्या होता है कि इम्यून डिपॉजिट होते हैं, या तो बिल्कुल नहीं होते या थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर जो होती है वो वास्कुलाइटिस से एसोसिएटेड होता है। तो एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, एएनसीए, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी आपको इसमें मिलेगी, और ये आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे नजर नहीं आएगी। तो नेगेटिव व्यू मिलता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे टाइप 3 का, ठीक है। और ये वास्कुलाइटिस से एसोसिएटेड होती है, ये चीज याद रखनी है, ये एमसीक्यू में आ सकती है। अगेन इसको रिवाइज करते हैं। टाइप 1 में क्या है, एंटी ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन है, ठीक है, एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज है, और इससे एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशन हमारे पास क्या हो सकती हैं, गुड पास्टर सिंड्रोम है इसकी मैनिफेस्टेशन। यानी अगर कहीं पे गुड पास्टर सिंड्रोम आएगा या उसकी बात की जाएगी तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि गुड पास्टर सिंड्रोम क्या है, एक क्रिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसमें एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन होगा। ये चीजें याद आ गई। फिर आपको याद आ जाना चाहिए कि इसका इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें लीनियर मिलेगा, क्योंकि इसमें एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज आती हैं। तो इस तरह से आपको गुड पास्टर सिंड्रोम याद हो गया, ठीक है, क्योंकि ये टाइप 1 में आता है। टाइप 2 की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पहली चीज तो वही कि टाइप 2 में आपको ग्रेन्युलर मिलता है, क्योंकि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं। लेकिन टाइप 2 की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है, अगर किसी को एसएलई है तो उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कौन सी टाइप होगी, टाइप 2 क्रिसेंटेरिक, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ये आईजीए नेफ्रोपैथी में भी मिलता है आपको, या वास्कुलाइटिस की एक टाइप है उसमें भी ये नजर आ सकता है, लेकिन वास्कुलाइटिस ज्यादा जो उसकी टाइप से एसोसिएटेड है वो टाइप 3 के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें इडियोपैथिक क्रिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। वैगनर, अब जब वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस की बात की जाएगी और कहा जाएगा कि वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस था और उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब ये कौन सी टाइप है, ये टाइप 3 है, जिसमें क्रिसेंटेरिक प्रोलिफरेशन होगी, एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन होगी, लेकिन इसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी हमें कुछ नजर नहीं आता। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, जब मैं आपको सीवीएस कराऊंगी ना तब हम ये सारी वास्कुलाइटिस की टाइप्स देखेंगे, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि अगर किडनी में ये अफेक्ट करेंगी, किडनी को ये डैमेज करेंगी, किडनी की वेसल्स को डैमेज करेंगी, जैसे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उनको डैमेज करेंगी, तो ये टाइप 3 की फॉर्म में नजर आएंगी, टाइप 3 क्रिसेंटेरिक की फॉर्म में नजर आएगी। अगर गुड पास्टर सिंड्रोम किडनी में होगा तो टाइप 1 की फॉर्म में नजर आएगा, अगर एसएलई किडनी को अफेक्ट करेगा तो टाइप 2। ठीक है, ओके ये चीजें पेपर में आई हुई हैं, इसीलिए आपने इनको एज इट इज याद करना है। अब एंड पे देख लेते हैं कि अगर हमसे कोई क्रिसेंटेरिक या रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की मोर्फोलॉजी पूछ लेता, आपको सिनेरियो आ जाता है कि एक पर्सन आया था और विद इन डेज उसका किडनी फेलियर हो गया और उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, मतलब ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम है ना, तो उसके सारे साइन सिम्टम्स बताए हूँ आपको, क्योंकि मैं सिर्फ मोर्फोलॉजी डिस्कस करा रही हूँ तो मैं वो चीजें नहीं डिस्कस करा सकती कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है, कि आपको पता है हीमाचूरिया होता है, ब्लड आ रहा होता है यूरिन में, तो वो चीजें आपने देख ली। अगर आपको वो सारे साइन सिम्टम बताए हो, कहा हो कि पेशेंट का किडनी विद इन डेज फेलियर, तो हमें समझ आ जाएगा कि रैपिडली प्रोग्रेसिव, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हमसे उसकी मोर्फोलॉजी पूछी हो तो हमने अगेन मोर्फोलॉजी को 3 पार्ट्स में बताना है, लाइट माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन। लाइट में क्या बताएंगे, काफी दफा इसको रिवाइज कर चुकी है कि इसमें एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन होती है, क्रीसेंट बनते हैं, ठीक है, और नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस क्यों लिखा है यहाँ पर, नेक्रोसिस यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैंने एक इमेज दिखाया था ना, मैं वापस चलती हूँ वहीं पर ताकि चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, किधर चला गया, ये वाला, इसमें मैंने दिखाया था कि जब रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है तो जब यहाँ पर एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन होती है तो ग्लोमेरुली गायब कहाँ चले गए, ये एकदम से क्यों गायब हो गए, क्योंकि इनकी नेक्रोसिस हो गई है, इनके सेल्स की डेथ हो गई है। तो जब आपने क्रिसेंटेरिक का बताना है आपने नेक्रोसिस मेंशन करना है, और जब आपने एंडोकैपिलरी का बताना है जैसे पोस्ट इन्फेक्शियस में देखा था तब आपने ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन मेंशन करना है। ठीक है, अच्छा फ्लोरेसेंस की बात करें, फ्लोरेसेंस पे क्या नजर आएगा, 3 पैटर्न नजर आएंगे, टाइप 1 है तो लीनियर, टाइप 2 है तो ग्रेन्युलर, टाइप 3 है तो नो डिपोजिट नेगेटिव। ठीक है, साथ मेंशन भी कर देना है कि टाइप 1 में क्या होता है एंटी जीबीएम, टाइप 2 में क्या होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट होती है, टाइप 3 में क्या होता है एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ना ही तो टाइप 1 में कुछ नजर आएगा और ना ही टाइप 3 में। अब कौन मुझे बताएगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने देखा था जब हमने पोस्ट इन्फेक्शंस की भी बात की थी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे ना हमें नजर आ रहे होते हैं डिपॉजिट्स, अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट पड़े हो वो हमें नजर आ रहे होते हैं। जैसे पोस्ट इन्फेक्शंस में हमें सब एपिथेलियल हम्स नजर आ रहे थे ना, वो सब एपिथेलियल हम्स क्यों नजर आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपॉजिट हुए थे। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस पड़े हुए थे, लेकिन अब इसके टाइप 1 में भी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के डिपॉजिट्स नहीं है, इसकी टाइप 3 में भी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के डिपॉजिट्स नहीं है, तो इन दोनों टाइप्स में हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि टाइप 2 में इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपॉजिट हैं, डिपॉजिट्स मौजूद है, तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नजर आएंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मोर्फोलॉजी। अगर सिर्फ आप ये इमेज याद रख लें, अगर सिर्फ 3 टाइप्स याद रख लें तो ये बहुत आसान है। टाइप 1 में क्या बताया था, गुड पास्टर सिंड्रोम मैनिफेस्टेशन हो सकती है, टाइप 2 में एसएलई याद रखना है, और टाइप 3 में याद रखना है कि वास्कुलाइटिस, वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस या माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। चलें फाइनली हमने जो 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोर्फोलॉजीज थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रीनल मोर्फोलॉजीज के, एक था पोस्ट इन्फेक्शियस और दूसरा था रैपिडली प्रोग्रेसिव, वो हमने कंप्लीट कर लिए। टाइप 3 की बात करें तो इसमें आ जाती है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। अच्छा, इसके नाम से पता चल रहा है मेम्ब्रेनस, यानी इसमें कैपिलरी की मेम्ब्रेन के साथ कुछ होने वाला है, तो इसमें ना कैपिलरी की वॉल, कैपिलरी की मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, थिकनिंग उसकी नजर आती है। लाइट माइक्रोस्कोपी पे सिंपली हमें क्या नजर आएगा, कैपिलरी की वॉल की थिकनिंग हो गई है। और फ्लोरेसेंस में क्या नजर आएगा, ग्रेन्युलर यानी कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे सब एपिथेलियल डिपॉजिट। अच्छा, इसको याद रखना मुश्किल तो नहीं है, अगर फ्लोरेसेंस पे हमें ग्रेन्युलर नजर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे तो आंखें बंद करके लिख सकते हैं ना कि वो ग्रेन्युलर क्यों नजर आया, क्योंकि सब एपिथेलियल जो थे वो डिपॉजिट थे, इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपॉजिट थे। और लाइट पर हमने लिख दिया क्योंकि कैपिलरी वॉल थिकन हो गई थी। अब इसको समझने के लिए आप ये इमेज देखोगे कि नॉर्मल ग्लोमेरुलस में आपको जैसे हम हिस्टो की डायग्राम्स बनाते होते थे ना, कहीं पे हम पिंक कलर लाइट करते थे, कहीं पे हम पिंक कलर डार्क कर देते, तो सिंपली ये वही है, पिंक कलर लाइट है तो यानी नॉर्मल ग्लोमेरुलस है, वहां पर आपको ज्यादा डार्क नहीं करना, वहां पर आपको थिकनिंग नहीं करनी कैपिलरी की। लेकिन अगर मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी किसी को हो गई है तो उसकी कैपिलरी की जो वॉल्स, अब यहाँ पर आपको कोई क्रीसेंट नजर आ रहा है, कहीं पे क्रीसेंट नहीं है, सिर्फ ये जो मैस था सेंट्रल आपको दिखाया यही बड़ा हो गया, यही डायलेट कर गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि कैपिलरी की जो वॉल्स है बहुत थिक हो गई हैं। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके भी दिखाया, यहाँ पर आपको बहुत लाइट लाइट नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा डार्क नजर आ रहा है क्योंकि बहुत थिकनिंग हो गई है।
तो ये सिंपल है। उसके अलावा अगर मैं उधर ही आपको लेकर चलूँ, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, पोस्ट इन्फेक्शंस में आपको सब एपिथेलियल हम्प्स नजर आ रहे थे, तो अगर इधर मैं बात करूँ मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी की, तो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी में ये आपको हम्प्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ नोटिस करनी है, अब अगर आप पूछें ये कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो हम्प्स हैं ये आपके पास पोस्ट इन्फेक्शंस के हैं या ये मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी के हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया हुआ, ये इमेज हमें दिखाया हुआ है या इस तरह का हमें माइक्रोस्कोपिक इमेज दिखाया हुआ है, व्यू दिखाया है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ये बहुत आसान है। जब हम बात करते हैं ना पोस्ट इन्फेक्शंस की, तो आपको यहाँ एपिथेलियम में, सब एपिथेलियल यहाँ पर पोडोसाइट्स में आपको हम्स नजर आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि वॉल थिकनिंग हो गई, उसमें मैंने कहा था हम्स बन गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ वॉल थिकनिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर डिपॉजिट पड़े हुए हैं, आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर डिपॉजिट पड़े हैं, इसीलिए तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो रही है, इसलिए तो इसमें वॉल की थिकनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखने हैं चीज़ों को। पूछेगा आपसे कोई नहीं, लिखने आपने वही दो लफ्ज है, लेकिन अगर ये डिफरेंस हमें याद होगा ना तो हमारे लिए पेपर अटेम्प्ट करना बहुत आसान होगा, एससीक्यू भी और एमसीक्यू भी। चलें, अब हम जा रहे हैं मिनिमल चेंज डिजीज की तरफ। मिनिमल चेंज डिजीज बहुत सिंपल है, लेकिन क्योंकि इसकी बहुत दफ़ा मोफोलॉजी पूछी हुई है तो उसको भी एक दफ़ा रिवाइज करना जरूरी है। इसमें लाइट माइक्रोस्कोप में आपको कुछ नजर नहीं आता, नॉर्मल होती है। फ्लोरेसेंस पे आपको कुछ नजर नहीं आता क्योंकि इसमें कोई डिपॉजिट नहीं होते। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि फुट प्रोसेस जो होते हैं उनका इफेसमेंट हो जाता है, ठीक है, पोडोसाइट्स जो हैं। अब ये देखें, यहाँ पर अगर नॉर्मली मैं बात करूँ तो इस तरह से पोडोसाइट्स होती हैं, हमको ये फुट प्रोसेस आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन जब वो होगा ना मिनिमल चेंज डिजीज, तो इस तरह से होगा, उड़ गए हैं वो सारे, उनकी धज्जियाँ उड़ गई हैं, इफेसमेंट हो गई है फुट प्रोसेस की। और आपको माइक्रोस्कोप में ये नजर आएगा, यहाँ पर जो एरोज हैं उनमें देखें आपको फुट प्रोसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फुट प्रोसेस नहीं है, तो इसको मिनिमल चेंज डिजीज कहते हैं। और अगेन यहाँ पर आपको दिखाई नॉर्मल कैपिलरी है और यहाँ पे फुट प्रोसेस खराब हो गए हैं, तो ये मिनिमल चेंज, ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन पे नजर आएगा, ना ये लाइट माइक्रोस्कोपी पे नजर आएगा, ना ये फ्लोरेसेंस पे नजर आएगा। चले, ग्लोमेरुलर डिजीज जो थी, जो इंपॉर्टेंट थी, वो आपको सारी करवा दी गई हैं। अब हमने नेक्स्ट वीडियो से बात करनी है पाइलोनेफ्राइटिस की, यानी अगर किडनी की इन्फ्लेमेशन हो जाए।